Hello friends, my name is Deepak Singhal and I welcome you all to the YouTube channel of the Rising Star Academy. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंघल है और मैं आप सभी का राइजिंग स्टार एकेडमी के YouTube चैनल पर अभिनंदन करता हूं। देखिए, इस क्लास में हम लोग पॉलिटी क्लास 1 है, ये पहला चैप्टर है हम लोग पॉलिटी का जो पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। और इस क्लास में आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि ये संविधान किस तरीके से बना। और अगर हम संविधान को समझना चाहते हैं तो संविधान को समझने से पहले थोड़ा बहुत हिस्ट्री का पार्ट है जो हम लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने से पहले हम लोगों को कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए, अब ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या है और इसका क्या नाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन से, ये तो है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो कि आप लोग मेरे साथ हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बट फिर भी क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान का सीधा ताल्लुक पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर से है तो थोड़ी बहुत बात करेंगे हम लोग। देखिए, ये बात है 1940s की। ये वो युग है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि छिड़ चुका था, ऐसे में कांग्रेस की अध्यक्षता में भारत समेत भारत के जितने भी लोग हैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सभी ने ब्रिटेन का सपोर्ट करने से मना कर दिया था। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के अगेंस्ट जो लड़ रहा था वो जापान, इटली और जर्मनी था। जर्मनी में हम लोग जानते हैं कि नाजी पार्टी है जो कि हिटलर के अंतर्गत काम कर रही थी। उसी तरीके से इटली और जापान में भी जो मिलिट्री रूल था, ये ब्रिटेन को बहुत हद तक लॉस पहुंचा रहा था। ऐसे केस में इंडिया का सपोर्ट ब्रिटेन को बहुत जरूरी था। और जब ये पता लगता है कि भारत किसी भी कीमत पे ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, देन द ब्रिटिश लीडरशिप दे ट्राई टू एंटरटेन इंडिया विद अ नंबर ऑफ प्लान्स। और तब आते हैं ब्रिटेन के बहुत से ऐसे लोग जो भारत के लिए ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं ताकि इन पॉलिसीज के तहत कैसे ना कैसे करके भारत के सैनिकों का सपोर्ट जीता जा सके, सो दैट इंडिया कुड बी सेव्ड। अब इंडिया को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको बता देते हैं। क्योंकि उस समय इंडिया ही ब्रिटेन की सबसे बड़ी कॉलोनी है और इस कॉलोनी से ब्रिटेन को बहुत फायदा था। तो ऐसे में उन्हीं प्लानों की श्रृंखला में आखिरी प्लान आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आ, हम लोगों को मिलता है। अब इस प्लान की बात कर लेते हैं। बेटा, इस प्लान को याद करने के लिए 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, 22 जनवरी 22 जनवरी 1946 को ये डिसीजन लेने के लिए सोचा गया कि भारत में कैबिनेट मिशन प्लान जैसा कोई प्लान भेजा जाएगा। On 22nd January 1946, it was thought that a decision should be taken in order to send the cabinet mission plan to India. और इसी डिसीजन के अंतर्गत 19 फरवरी की वो डेट है। 19 फरवरी 1946 इज दैट डेट जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जी ने अनाउंस किया कि हम लोग एक ऐसा प्लान बनाना चाह रहे हैं जिस प्लान के अंतर्गत भारत को आजादी दी जानी है। अब ऐसे में समझ में आना चाहिए कि ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए। कि पहली बात तो हम लोग 22 जनवरी 1946 को सोच रहे हैं कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जाएगा, और अगले ही महीने 19 फरवरी 1946 को भारत के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जी ने अनाउंस किया दैट वी शुड हैव अ प्लान इन ऑर्डर टू क्विट इंडिया। और इसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो 24 24 मार्च की वो डेट है। 24 मार्च 1946 की वो डेट है जब भारत में ये कैबिनेट मिशन प्लान ने पैर रखा। इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बेटा 3 सदस्यों वाली ब्रिटिश कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया था। और आप कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान 3 लोगों की अध्यक्षता में भेजा गया था। दिस प्लान वाज सेंट टू इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द 3 वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स। और अगर मैं इन 3 लोगों के और 3 सदस्यों के नाम आप लोगों को बताऊं तो पहले सदस्य था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टारफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे सर एवी अलेक्जेंडर। हम लोग लिख लेते हैं। पहला था सर और पैथिक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे सदस्य थे सर स्टारफोर्ड सर स्टारफोर्ड क्रिप्स,
और तीसरा सदस्य जो इसमें था वो थे एवी अलेक्जेंडर। इन 3 लोगों की सदस्यता वाली इस कमेटी को 24 मार्च 1946 में भारत भेजा गया। अब देखिए, जो इससे पहले के प्लान जो भारत में फेल होते आ रहे थे वो इसलिए फेल हो रहे थे क्योंकि कभी के बाद ब्रिटिश जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके द्वारा वो एक्सेप्ट नहीं होता है, तो कभी के बाद जो मुस्लिम लीग है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रधानता थी वो इन दोनों ही पार्टियों की है, क्योंकि मुसलमानों के हितों को दिखाने वाली मुस्लिम लीग और बाकी के भारतीय के हितों को दिखाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीज है बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जो चीज इन लोगों की सहमति में नहीं थी वो प्लान फेल हो जाता था। ऐसे केस में 1946 का ये प्लान इन लोगों को अच्छा लगा और इन दोनों ने एक्सेप्ट किया। इसी प्लान के अंतर्गत ये बात कही गई कि इन इंडिया अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड। इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया, तब एक बात कही गई कि एक संवैधानिक सभा, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड। और इस संवैधानिक सभा को, बेटा इस संवैधानिक सभा को ये काम दिया जाएगा कि आप भारत के संविधान को लिखेंगे। इस संवैधानिक सभा को यह काम दिया जाना था कि आप भारत के संविधान को लिखेंगे। अब बात यह आती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने प्रकार के मेंबर थे और कितने थे। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप को समझने के लिए बेटा आपके पास 2 युग है। मेंबरशिप को समझने के लिए हम लोग इसको 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो था विद मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग इस कैबिनेट मिशन प्लान के साथ में थी, और दूसरा युग है विदाउट मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन प्लान को बीच में ही छोड़ दिया था। अब ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग को इस कैबिनेट मिशन प्लान को बीच में ही छोड़ना पड़ा? देखिए, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दोनों ने एक्सेप्ट तो कर लिया था इस प्लान को, कि इस प्लान के अंतर्गत हम लोग इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे, मगर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग अपनी डिमांड्स 1940s के युग में बहुत आगे बढ़ाती आ रही थी, जिस डिमांड में पाकिस्तान की इनकी सबसे मेजर डिमांड थी, क्योंकि इनका मानना यह था कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों के हितों को अल्पसंख्यक वर्गों में रखा जाएगा, that the Muslim communities and their interest will be kept in a minority class। तो इसलिए 1946, देखिए 24 मार्च 1946 में आप भारत में आते हैं, प्लान को एक्सेप्ट करते हैं, मगर बीच में ही 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग कहता है कि हम लोगों को इस प्लान को नहीं चाहिए, वी डू नॉट वांट दिस प्लान एंड वी रिजेक्ट इट। और उसी की श्रृंखला में एट लास्ट 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करी, जिस डायरेक्ट एक्शन डे के अंतर्गत ये बोला गया कि यही टाइम है कि अगर हमने पाकिस्तान को बना लिया तो मुसलमानों के हितों को संरक्षित और उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और अगर हम फेल हो गए देन देयर विल बी नो पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम्स। तो इस 16 अगस्त 1946 के बाद जो होता है वो भारत में बहुत एट्रोसिटीज का युग है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी इस चीज को, कि इन्हीं सब कारण की वजह से माउंटबेटन प्लान को अनाउंस किया जाता है, जिस प्लान के अंतर्गत भारत को डिवाइड करने वाली बात कही गई थी, और जो कि दोनों ही पार्टीज को एक्सेप्ट होती है। तो अब बात आती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये काम दिया जाना था कि आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप विद मुस्लिम लीग जो थी वो 389 मेंबर्स की थी। और जब मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया, डायरेक्ट एक्शन डे वाली बात जो हम लोगों ने अभी बीच में पढ़ी, तब ये मेंबरशिप जो थी वो घट के 299 मेंबर्स की रह गई थी। अब इस 389 और 299 मेंबर्स में भी बेटा थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो आप लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मैं इंडिपेंडेंस से पहले की भारत की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट द इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को यहां पे पढ़नी है कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया, हाँ, जब आजादी से पहले के भारत में जो राज्य हुआ करते थे बेटा, जो स्टेट्स हुआ करते थे, वो 2 तरीके के हुआ करते थे। पहले स्टेट्स को हम लोग बोलते थे भारतीय रियासतें, और कह लीजिए अंग्रेजी भाषा में इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। और जो दूसरे तरीके के राज्य थे उन राज्यों को बोला जाता था ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश
प्रोविंसेस, ये अंग्रेजों की प्रांत और ये ब्रिटिश प्रांत हुआ करती थी। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है बेटा केवल एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का। और अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एडमिनिस्ट्रेशन था भारत के राजाओं के अंतर्गत। किंग्स हुआ करते थे, यहाँ पे प्रिंसेस और प्रिंस हुआ करते थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। मगर ये सबॉर्डिनेट थे, ये किंग सबॉर्डिनेट थे किसके? ब्रिटिश के। मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश की नहीं थी, यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रशासन ब्रिटिश का नहीं था, मगर प्रशासन अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था, जो कि किंग्स के माध्यम से होता था। मगर ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, दैट एडमिनिस्ट्रेशन वाज डायरेक्टली अंडर द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश पीपल। और इन दोनों ही तरह के स्टेट्स में से मेंबर्स निकल के आते हैं बेटा, इन दोनों में, जो हम लोगों ने विद मुस्लिम लीग पढ़ा था और विदाउट मुस्लिम लीग पढ़ा था। अगर मैं 389 मेंबर्स की बात करता हूं तो इस 389 मेंबर्स में 296 मेंबर्स ब्रिटिश प्रांतों से थे, जबकि बचे हुए 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से थे। और उसी तरीके से इन 299 सदस्यों की बात करता हूं तो 299 सदस्यों में से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और बचे हुए 70 सदस्य प्रिंसली स्टेट से। तो इस तरीके से ये इसकी आगे की डिवीजन है जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कभी के बार 1 नंबर का क्वेश्चन इस छोटी सी कहानी पर आ जाता है। इसी के बाद चलते हैं, अब जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम दिया गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, उस काम के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करता हूं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बैठक 9 दिसंबर 9 दिसंबर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। देखिए, इस बैठक के जो अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा थे। मगर डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा के अप्रत्यक्ष प्रेसिडेंट थे, ये परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे, नॉट परमानेंट, ये परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे, नॉट परमानेंट प्रेसिडेंट। मगर उसी के बाद 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दूसरी बैठक हुई, जिस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे, इनको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट सदस्य चुना और परमानेंट प्रेसिडेंट चुना। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे भारत के संविधान को तकरीबन 2 साल 11 महीने तथा 18 दिनों में पूरा किया। इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसी के साथ फिलहाल आज की वीडियो हम लोग स्टॉप करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने बस कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की हिस्ट्री को जाना। इसके बाद आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स जो कि इस पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, प्लस आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण। बेटा, आई एश्योर यू वन थिंग, whatever you will study with me in this class, there is no need to buy anything from the market. हम लोग जो भी कोर्स इस क्लास में पूरा करेंगे वो सारा कोर्स आप लोगों के लिए पर्याप्त होगा और आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्स मटेरियल और मटेरियल के साथ साथ जो आप लोगों को कंटेंट यहां मिलेगा वो बहुत जरूरी है बेटा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। आई दीपक सिंगल साइन ऑफ from the YouTube channel of the Rising Star Academy. I will see you in the next class with some important facts and figures. If you want to know something about this course, you can call me at 8130080861 or you can also WhatsApp me at the same number. Thank you. Stay home and stay safe.